नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी चैनल पर, जो कि अनअकैडमी का चैनल है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो चुका हूं अंकित अवस्थी लेकर के द हिंदू तारीख 24 सितंबर का। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा की तरह इस सेशन में आप लोगों के लिए प्रश्न और आंसर जो भी होते हैं, आज के पर्टिकुलर न्यूज से बनने वाले प्रीलिम्स बेस्ड और मेंस बेस्ड प्रश्न जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उनका अभ्यास आपको आज ही इसी सेशन में एक साथ करवाया जाता है। तो स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो अपने नए चैनल पर, अंकित परिवार के नए चैनल पर सब साथ जुड़ चुके हैं, अपने सभी मित्रों को साथ आने का इन्विटेशन दे चुके हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ में हम अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सेशन की शुरुआत में हमेशा की तरह आप लोगों के लिए जरूरी बातों में याद रखिएगा कि रोजाना आपके लिए यह मंडे से फ्राइडे आने वाला सेशन है, जो कि आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे उपलब्ध होगा। यह फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, चलता रहेगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का प्यार और समर्थन इस सेशन को मिला है, तो सेशन को शेयर करना कतई ना भूलें। अपने साथियों से इसे सब्सक्राइब करवाना भी याद रखें। मेरे प्यारे साथियों, आज दोपहर 1:30 की क्लास डेफिनेटली होगी। रीजन ये है क्योंकि आप लोगों के लिए कल मैंने जैसा बताया था कि मैं वो क्लास नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से डिले हो गया था, लेकिन आज आप लोगों की यह क्लास प्रॉपर तरीके से होगी और आप लोगों को उपलब्ध भी हो जाएगी। डन है? तो आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट में इसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं, शायद आपको डिस्टरबेंस आ रहा होगा। हाँ जी, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1:30 पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन जो पार्ट्स एंड 1 मिनट यार, शायद नोटिफिकेशंस की आवाज आपको परेशान कर रही हो, वो सेटिंग्स में जाकर करना होगा। निपट लेंगे इस परेशानी से, कुछ लोग ज्यादा संवाद कर रहे हैं। हाँ जी, तो चलिए 1:30 की ये क्लास हो गई। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, 1:30 के बाद में आपको क्या मिलने वाला है? रेफरल कोड अंकित 10 के थ्रू क्लास लेने का मौका मिलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, आप लोगों को अनअकैडमी पर मेरे द्वारा प्लस की क्लासेस जो पढ़ाई जा रही हैं, एक पढ़ाई जा रही है यूपीएससी में एनसीईआरटी के माध्यम से फाउंडेशन बैच की, और एक पढ़ाई जा रही है एसएससी में फाउंडेशन बैच की। ये जो फाउंडेशन बैच है, इसमें केवल यूपीएससी का एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा, अपितु इसके अलावा भी प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड के क्वेश्चंस का अभ्यास करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी ऑप्शनल की क्लासेस हैं या ऐसे की एथिक्स की, प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज हैं, वो सभी आपको इसी एक रेफरल कोड के लगाने पर प्राप्त हो जाती हैं। अगर आपने सोचा है कि आप अगले आने वाले 2021 के अंदर जो प्रीलिम्स होगा उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करें, तो आपके लिए द हिंदू का ये सेशन हमेशा बरकरार रहेगा। साथ में आप इस सेशन को ज्वाइन करके अपना अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसके अतिरिक्त जो एसएससी में फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसमें वर्तमान में इकोनॉमिक्स चल रही है, आगे उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, एनडीए सीडीए का एग्जाम या एसएससी रेलवे का एग्जाम, उन सब के लिए इंडिया लेवल का जो भी जीके है वो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए अतिरिक्त फैक्टर हो गया। इसके अलावा एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल की जो क्लासेस हैं वो एज यूजुअल आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। तो चलिए जानते हैं आज के द हिंदू में क्या कुछ खास है आप लोगों के लिए। पहली चीज तो ये है, हाल ही में संसद में सीएजी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आर्टिकल याद रखना, पूछने वाला हूं। हाल ही में संसद के अंदर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, उसमें यह कहा गया कि जो राफेल है उसने अपने ऑफसेट क्लोज को अभी तक पूरा नहीं किया है। ऑफसेट क्लॉज क्या होते हैं, सीएजी की रिपोर्ट क्यों रखी जाती है, एक एक करके सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी जेहाद के मामले में सुदर्शन टीवी मामला सुर्खियों में है, जिसमें सरकार ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने सुदर्शन टीवी को शो कॉज नोटिस दे दिया है। क्या होता है यह नोटिस, किस एक्ट के तहत यह नोटिस दिया गया, किस प्रकार से यह सुदर्शन टीवी का मसला चला, सारी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। तीसरी बात, यूएन की बातें अब रोज होंगी मेरे प्यारे साथियों, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर दिन द हिंदू में इस पर सवाल आ रहा है, हर दिन द हिंदू में इसके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल आ रहा है। उसी क्रम में 4 देश जो कि यूएन में शामिल होना चाहते हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये मिलकर के बैठक कर रहे हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, ये G4 काफी ज्यादा चर्चा में है, याद कर लीजिएगा।
चौथी जो खबर हम पढ़ेंगे वो ये है, यूएस हाउस पैनल ने एशिया में अधिकारों पर सुनवाई की। मानव अधिकारों पर, ह्यूमन राइट को लेकर के एशिया के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन से संबंधित जो मुद्दे हुए, कश्मीर इशू, सीएए, एनआरसी, इन मुद्दों पर भी अमेरिका की जो बैठक, मतलब जो संसद है वहां पर इस तरह की बैठक हुई। चर्चा करेंगे क्या है इस मसले के अंदर। और दो जो आज के मतलब मुख्य जो एडिटोरियल हैं, उनमें से एक एडिटोरियल इस बात के ऊपर है मेरे प्यारे साथियों कि जो डिजिटल स्पेस है वर्तमान में, उसके ऊपर जिस प्रकार का कंटेंट डाला जा रहा है, चाहे फिर वो न्यूज चैनल हो या फिर वो ऑनलाइन कोई भी ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं वो हो, उन सब के बारे में एडिटर की क्या राय है और क्या सुझाव है, ये आपको यहां पता चलेगा। इसके अलावा हाल ही में कई राज्य सरकारों ने अपने 21 सितंबर के बाद जो अनलॉक का फेज चल रहा है उसमें स्कूल जाने की परमिशन दे दी है स्टूडेंट्स को। तो हम जानेंगे कि क्या स्कूल जाना बच्चों के लिए सुरक्षित है। इन तमाम बातों की आपके साथ यहां पर चर्चा करी जाएगी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम सेशन को शेयर कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, पवन कह रहे हैं ब्राइटनेस सही कीजिए। बेटा ब्राइटनेस तो सही है मेरे हिसाब से, कुछ लोगों को कल कम लग रही थी इसलिए बढ़ा दी गई है। हाँ भाई, एक ने आर्टिकल बता दिया है सीएजी का आर्टिकल 148, बहुत बढ़िया। एक विद्यार्थी हैं जो कि डिसलाइक करने वालों के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। बेटा मैंने आपको कहा ना, ये नजरूले हैं, इनका आना जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगे तो आपके सेशन को किसी की नजर लग जाएगी। नजरूलों को आने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस सेशन को आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें। मैंने भी इसे शेयर कर दिया, ये गया मैं अपने टेलीग्राम पर और मैंने इसे यहां पर शेयर कर दिया। आपको यहां पर मैं अपना कंटेंट भी शेयर करता हूं, लिंक भी शेयर करता हूं, मैंने ये कर दिया। आप अपने अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर शुरू कर दीजिए। हाँ भाई घनश्याम सैनी जी, बिल्कुल शेयर कर दिया आपने। यूट्यूब करंट अफेयर क्लास के सेक्शन शेयर नहीं करा, कर दिया बेटा, वो भी कर दिया। कंटेंट नहीं किया, अच्छा कंटेंट अभी कर दूंगा, डन है। दीपक पाल, अनुपम, अंकुर, अनुभव, सभी साथीगण जितने भी उपस्थित हैं, आइए मेरे प्यारे साथियों पढ़ते हैं क्या है पूरा मुद्दा। शुरू करते हैं आज की इन सब चीजों को। राफेल का क्या है मसला, क्या होता है वेंडर, किस प्रकार से टेक ट्रांसफर की बात की जाती है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करी। अब साहब होता क्या है, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों। सीएजी जिनका आर्टिकल आप लोगों ने आर्टिकल 148 के नाम से बताया है, मैं आपको कुछ बताऊं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। मेरे प्यारे साथियों कमेंट में बता दीजिए वर्तमान में कौन है अपने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। मेरे प्यारे साथियों, देश के जितने भी आयोग हैं या जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं जहां पर पैसा चल रहा है या फिर पैसे का उपयोग हो रहा है, या फिर मैं सरल रूप से कहूं जहां संचित निधि इन्वॉल्व है, उन सभी जगह पर मेरे प्यारे साथियों सीएजी अपनी निगाह रखता है। कैसी निगाह कि एक प्रकार से आपने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उस पैसे में जो चीजें आपने मांगी थी क्या वो चीजें आपको मिली। एक बार ऐसे समझिए, जैसे आपको घर पे कई बार ऐसा होता होगा कि पापा ने आपको पैसे पकड़ाए, बचपन याद करिए, अब तो आप काफी बड़े हो गए हैं, अमाउंट भी बड़ा हो गया होगा। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, गिरीश मुर्मू जी जो हैं वो इस समय आपके सीएजी हैं, बहुत बढ़िया। पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हुआ करते थे। अच्छा एक चीज देखिए, अपने साथ ऐसा होता था, आप थोड़ा याद करिए कि आप बचपन में कभी 100 रुपए का कोई सामान खरीदने गए, मार्केट भेजा गया और आपसे कहा गया कि बेटा जब सामान ले आओ तो बचे हुए पैसे लौटा देना। आप आते थे, बचे हुए पैसे लौटा देते थे, कई बार भूल भी जाते थे, लेकिन पिताजी आपसे उस समय हिसाब मांगते थे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा। तो भाई साहब अगर आपके साथ ऐसा हुआ, पिताजी ने कहा कि बेटा बताओ पैसा कहां खर्च हुआ, तो आपसे एक एक चीज पूछी जाती थी, फिर टोटल करवाया जाता था, टोटल करो कितना खर्च हुआ। तो देखिए एक प्रकार से आपके पिताजी ऑडिट कर रहे हैं आपके किए हुए कार्य की। मतलब आपको जो फंड दिया गया था, ऑडिट का मतलब क्या होता है, आपको जो फंड दिया गया था वो आपने सही से खर्च किया या नहीं किया, तो उसकी आपसे ऑडिटिंग होती थी कि नहीं। और आप में से जितने भी लोग कुटे हो वो भी जरूर बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल हुई थी। हाँ अनु धाकड़ कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, होता था। अच्छा एक चीज और देखिए, इस समय पर ना एक काम और होता था, अगर याद हो आप लोगों को, कि आपने जितने पैसे खर्च किए उसमें जो सामान आप लाए उसको देख करके कई बार इस तरह से मुंह बनाया जाता था, ये तो इतने का नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए एप्पल लेने भेजा, आप आधा किलो एप्पल 100 रुपए के उठा लाए, पिताजी देखे कि ना 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 यार ये तो तेरे को ठग लिया, बच्चा समझ के ठग लिया, ये तो 50 रुपए का था।
तो फिर बोले पापा मैं क्या करता, बोले तेरे को 4 कंपनियों से और पूछना चाहिए था, यानी 4 ठेले वालों से और पूछना चाहिए था, बार्गेनिंग करता तब जाकर के तेरे को ये मिलता। अच्छा, ऐसे तो आपने एप्पल के साथ देखा होगा, आप कभी भी सब्जी लेने गए हो तो फिर माता जी उसकी ऑडिट करती हैं, वो आपको क्या लाइन बोलती हैं, अरे इसमें धनिया तो डला लाता, यानी कि एडिशनली इसमें कुछ और तो डलवा लेता। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, यही धनिया डालने जैसी जो चीजें हैं ना, वो भारत की पॉलिटिक्स में कैसे होती है, आइए मैं थोड़ा आपको वो बताता हूं। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप ये समझिएगा, फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे। उनकी एक नियत कीमत 1 लाख करोड़ के आसपास रखी गई। उतने में मेरे प्यारे साथियों वहां से 36 राफेल विमान खरीदे गए। इतनी बात हमारे सबके समझ में आ गई थी। अब इन राफेल विमानों में से 6 अभी इंडिया में हैं, 30 आने बाकी हैं। जिस कंपनी को हमें ये राफेल सौंपने थे उससे हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए थी। टेक्निकली स्पीकिंग तो हम लोगों ने बार्गेनिंग की भी होगी, क्योंकि कंपनी सरकार ने पैसे देके खरीदा है, तो बार्गेनिंग भी की होगी। अच्छा, अब जैसे बात होती है ना कि जब आप सब्जी लाए तो धनिया भी साथ में डलवा लाते, जो ये वाली ऑडिट है, ये मेरे प्यारे साथियों सरकार इस बात को भी जानती थी कि धनिया साथ में लाना चाहिए था। आप जिस दुकान पे धनिया लेने गए, उस धनिया वाले ने आपसे कहा भाई साहब आप घर पहुंचिए, मैं आपके पीछे आपको ये धनिया जैसे ही आएगा भिजवा दूंगा, अभी आया नहीं है। कुछ हमें लगता है देश के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने भाई साहब जब राफेल लड़ाकू विमान मांगे तो राफेल तो पहुंचने शुरू हो गए, यानी कि सब्जी तो घर आ गई है, धनिया नहीं आया। बोले ये धनिया धनिया बार बार क्यों कर रहे हो? अरे हमने कहा भाई सरकार क्या करती है, जिस कंपनी से सामान खरीदती है उससे कहती है कि इसके अलावा बताओ क्या कुछ और दोगे। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, आपने खरीदा क्या था? राफेल खरीदा था। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके अलावा और क्या दोगे, तो वो आप पूछ रहा है कि भाई राफेल ले तो लिया और क्या चाहिए? बोले और तो बोले साहब हम इसके साथ में लगा करके आपको मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। तो बोले उसके तो मैंने पेमेंट कर दिए, तो ये बता इसके अलावा और कौन सी चीजें देगा जो कि मुफ्त में दी जाएगी लेकिन काम की होगी, मतलब उसके लिए हम दाम नहीं देंगे, वो बता। तो फिर कंपनी क्या करती है मेरे प्यारे साथियों, या फिर जैसे सब्जी वाला करता है कि ले यार इसको 2 हरी मिर्च भी डाल दे, 2 धनिये भी डाल दे, इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों जिनसे हम विमान लेते हैं उनसे जो पेमेंट किया गया है उसके अतिरिक्त क्या मिलेगा, इसका एक एग्रीमेंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑफसेट एग्रीमेंट। अब क्या आपको यह टर्म समझ में आ गया? ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट का मतलब यह हुआ जो मुख्य चीज है उसके अतिरिक्त आप क्या देने वाले थे। अब यहां पर बड़ा सवाल बना, तो बोले इसका मतलब तो यह हो गया सर कि जिससे हमने राफेल लिए वो तो डसॉल्ट थी और डसॉल्ट एविएशन को हमें यह सौंपना था राफेल, लेकिन इसको इसके साथ में कुछ ऑफसेट देने थे। जैसे हमने कहा चलिए बताते हैं, भारत ने लगभग 30 से 35 प्रकार के यहां पर ऑफसेट मांगे थे। इनसे कहा गया था कि आप लोग हमें ऑफसेट उपलब्ध कराएंगे। 60,000 करोड़ की डील थी जिसमें 36 राफेल आने थे, तो भारत ने मेरे प्यारे साथियों इनसे ऑफसेट मांगे थे और उन ऑफसेट में इन्होंने जो चीजें मांगी थी उसके तहत यह काम भी किया गया था कि आप लोग हमें यहां पर डीआरडीओ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। दोबारा सुनिए क्या करने की बात की गई थी, डीआरडीओ को आप लोग हमारे यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर मेरे प्यारे साथियों इनके द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अभी तक नहीं की गई है। हां ये रहा मेरे प्यारे साथियों, सिक्स्थ प्रपोजल डीआरडीओ वाज ऑब्टेन्ड असिस्टेंस फॉर द इंडिजीनियस डेवलपमेंट। हां भाई ध्यान से सुनिएगा क्या था मेरे प्यारे साथियों, इनके ऑफसेट एग्रीमेंट में यह था कि ये अपनी तरफ से कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया की कंपनीज को देंगे। टेक्नोलॉजी में ये हेल्प करने वाले थे भारत की कंपनी डीआरडीओ के अंदर। डीआरडीओ भारत की सरकारी संस्था है जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। ये कहे कि राफेल डसॉल्ट एविएशन ने कहा कि आप हमसे विमान ले लो और हम आपको इस विमान के अतिरिक्त जो अतिरिक्त चीजें आपको देंगे ना, आपकी थैली में डाल के धनिया हरी मिर्च जो है
उसमें हम आपके डीआरडीओ के अंदर टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में मदद करेंगे। बोले कौन सी मदद करोगे? आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, जिसमें से एलसीए तेजस का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के डीआरडीओ बनाना चाहता है और भविष्य में, लेकिन उसे इंजन चाहिए ज्यादा परिपक्वता के। जैसे भारत में एक कावेरी इंजन इसके लिए यूज किया जा रहा है। भारत का मानना था कि इस एलसीए तेजस के अंदर जो इंडिजीनियसली हमने इंजन डेवलप किया है, इसके अंदर आप लोग हमें टेक्नोलॉजी इनपुट दीजिए ताकि हम इसे और अच्छा कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, अब बात आती है पिताजी की। पिताजी कौन बैठे हुए घर में? जो सीएजी हैं, वो कह रहे हैं कि हां भाई, बताओ भाई, आपने इतना पैसा यूज किया 60,000 करोड़ में, 36 राफेल खरीदे, वो 36 राफेल का तो मतलब डिलीवरी होना शुरू हो गई। आपने उनका इंडक्शन भी करा दिया, गोल्डन स्क्वाड्रन एरो 17 भी आपने उसके लिए बना दिया। लेकिन ये बताओ, उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी वाली बात हुई थी वो कहां चली गई? उसे कहते हैं ऑफसेट एग्रीमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? राफेल वेंडर येट टू कंफर्म टेक ट्रांसफर, यानी कि ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर अभी तक नहीं किया है। तो ऑफसेट क्या हो गया? कंपनियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त लाभ जो दिया जाता है वो ऑफसेट के नाम से जाना जाता है। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीजें यहां पर मांगी जाती हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, सीएजी ने यह लाइन बोली है कि लोग जो है वो बिडिंग जीतने के लिए, देखिए क्या था, भारत तो अपने पास पैसे लेके खड़ा हुआ था। भारत जब अपने पास पैसे लेके खड़ा हुआ था तो भारत के पास बहुत सारी कंपनियां थी। डसॉल्ट भी थी, उधर से मेरे प्यारे साथियों रशिया की कंपनी भी थी जो मिग विमान दे सकती थी। उधर की तरफ से जो क्या बोलते हैं अमेरिका वाले हैं, वो भी अपना वो क्या बोलते हैं ना J-16 लेकर के खड़े, F-16 लेकर खड़े हुए थे कि भाई ये ले लो। भारत ने उसको राफेल को मान्यता क्यों दी? इसलिए दी मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि राफेल ने हमें ऑफसेट में अच्छी डील दी थी कि मैं आप लोगों के यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा। तो अब देखना होगा, अभी की रिपोर्ट में यह बात निकल के आई है, इन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। हां, अभी 36 विमान है, 30 आने बाकी हैं, तो यह संभव है कि वो आकर के आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, यह सीएजी ने बता दिया है, सबको बता दिया है, मतलब देश को बता दिया है। देश को बता दिया यानी संसद को बता दिया। डन है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे सवाल आपके सामने एक सामने याद होने चाहिए। रेफाल 4.5 कैटेगरी का विमान है, यानी जनरेशन का विमान है। चलिए अब एक और मुद्दा देखते हैं जिसने इन दिनों भारत के अंदर फ्री स्पीच वर्सेस आपके भीतर जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि फेथ जो है, मूल अधिकारों में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया है। क्या है यह मुद्दा? आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कुछ ही दिन पहले मैंने एक सुदर्शन टीवी वाला मसला बताया था, क्या याद है आप लोगों को? जी हां, यह फ्रांस की है। हां भाई, जल्दी से सभी साथी सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, लॉकहीड मार्टिन था उसके कंपटीशन में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, राजपूत चौहान को चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या कह रहा हूं आप उसे समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, सुदर्शन टीवी का मसला क्या था, पहले मैं आपको मसला बताता हूं। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, सुदर्शन टीवी के अंदर जो प्रोग्राम के एंकर थे जिनका नाम था सुरेश चौहान, उन्होंने, सुदर्शन टीवी एक हिंदी चैनल है, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, ऑनलाइन कार्यक्रम, जैसे अपन का करंट अफेयर का शो है, ऐसे उन्होंने एक शो शुरू किया। न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल पे तो शो होते ही हैं, जैसे कहीं पर हल्ला बोल चल रहा होता है, ऐसे उन्होंने, जैसे आज तक पे हल्ला बोल चलता है, तो उन्होंने अपने यहां पर बिंदास बोल नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। बिंदास बोल कार्यक्रम में उन्होंने सीरीज शुरू की, और उन्होंने सीरीज जो शुरू की उसमें यूपीएससी के अंदर जेहाद, यूपीएससी जेहाद नामक उन्होंने एक कार्यक्रम उसके अंदर शुरू किया, और यह बताया कि किस प्रकार से यूपीएससी के अंदर इन दिनों पूरी तरह से विदेशी फंडिंग के माध्यम से मुस्लिम विद्यार्थियों की एंट्री करवाई जा रही है। यह मुद्दा मैंने आपको मॉर्निंग वाले सेशन में भी सुनाया हुआ है पूरा डिटेल में, लेकिन अब आपको जानना जरूरी है ना कि सरकार ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर, तो उसी के बारे में वर्तमान में आपके सामने यह सवाल बन के आया है। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने यूपीएससी जेहाद नामक कार्यक्रम चलाया, जिसका उद्देश्य पूरे लोगों को यह बताना था कि किस प्रकार से यूपीएससी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, इस एग्जाम में मुसलमानों का प्रतिशत धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। बाहर से फंड मुहैया करा करके एक संस्थागत तरीके से यूपीएससी के अंदर एनरोलमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं।
अब उन्होंने इस संस्था की पारदर्शिता के ऊपर सवाल नहीं उठाया। सुरेश चौहान ने जो सवाल उठाए वो ये थे कि कौन से वो तरीके हैं जिसके कारण से ये सिविल सर्वेंट बन रहे हैं ताकि इनको अल्पसंख्यक होने का जो लाभ मिल रहा है, ओबीसी कैटेगरी में मिलने का जो लाभ मिल रहा है, ये कैसे यूपीएससी के अंदर ओबीसी कैटेगरी का मेजर स्टॉक उठा करके ले जा रहे हैं। ये पूरा मुद्दा था। इसके लिए इन्होंने अपनी एक सीरीज शुरू करी और उस सीरीज को शुरू करते ही लोगों ने इनका भरसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ मेरे प्यारे साथियों। यह जो टीवी सीरीज थी, इस टीवी सीरीज को शुरू करने के बाद बहुत सारे लोग इनके खिलाफ उतर आए, जिनमें से पुलिस अकादमी, पुलिस यूनियन जो है, पुलिस ऑफिसर्स के जो क्लब हैं, उन्होंने इनका विरोध किया। बहुत सारे लोग मुखर होकर के इस कार्यक्रम के विरोध में उतर के आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में इस तरह की बातें मत लेकर के आइए, अदरवाइज ऐसा अगर हो गया तो यह संभव है कि वर्क कल्चर के अंदर फर्क पड़ जाए, काम के अंदर डिलीवरी में फर्क पड़ जाए। यह एक बात थी जो कि यूनियन ने सबके सामने निकाली थी। अब क्या हुआ, इसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय इंटरफेयर करके लगभग 23 तारीख के आसपास, मैंने आपको यह मुद्दा पढ़ाया था, इस कार्यक्रम को रुकवा दिया और इसके जो एपिसोड आने वाले थे, कुल 8 एपिसोड आने वाले थे, उन बाकी एपिसोड्स को रुकवा दिया। लगभग 3 या 4 एपिसोड प्रकाशित हुए। सरकार से जवाब मांगा गया कि हमने तो इसको रोक लगा दी, आपने क्या किया इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो बताइए। तो सरकार ने मेरे प्यारे साथियों अपने जवाब में क्या कहा है वो सुनिए। सरकार ने कहा है कि हमने इसको अपनी तरफ से एक शो कॉज नोटिस दे दिया है। बोले शो कॉज नोटिस दिया है, किसके अधीन दे दिया शो कॉज नोटिस? तो इन्होंने कहा है कि हमारे यहां पर एक एक्ट है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों टेलीकॉम रेगुलेटर एक्ट, द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। अब आपसे पेपर में यह चीज पूछी जा सकती है। अब देखिए, यह तो तय है कि आपके सामने इस प्रकार के सवाल आंसर राइटिंग में पूछे जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे ये वाला जो एक्ट है ना, ये आपके आंसर को अच्छा बनाएगा। कैसे? मान लीजिएगा आपको मेंस के आंसर की प्रैक्टिस के दौरान सवाल दे दिया गया। क्या सवाल दे दिया गया? सवाल दिया गया कि बताइए भारत में इन दिनों ऑनलाइन मार्केट में या फिर मतलब मीडिया हाउसेस में वल्गैरिटी का प्रदर्शन बढ़ा है या कुछ भी, भाषा की मर्यादा का स्तर गिरा है, बहुत सारे चैनल्स में अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल भी देखा गया है ना। और इस तरह से जो ऑनलाइन मार्केट में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अमेजन या फिर ये अमेजन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, इनके ऊपर जो मतलब जो एक प्रकार से सेंसरशिप है वो लागू नहीं हो पा रही है। तो इसके बारे में ये तय मानिए कि वर्तमान में जो परिदृश्य बना है, यहां से सवाल बनना तय है। अगर आप वहां पर इस प्रकार का कोई पॉइंट मेंशन करते हैं, क्या मेंशन करते हैं? द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत इन चीजों पर कार्यवाही करनी चाहिए, तो आपका यह आंसर जो है ना वो साउंड आंसर माना जाता है। आपका आंसर केवल इसलिए सही नहीं माना जाएगा कि आपने बढ़िया बढ़िया बातें लिख दी, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। दार्शनिक आधार आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है फैक्ट कुछ मालूम है कि नहीं। तो आपको यह रट लेना चाहिए, कॉपी में लिख लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे इस एक्ट के तहत किया क्या गया है? मैंने कहा भाई इस एक्ट के तहत इसको नोटिस दे दिया गया है कि तुमने किस प्रकार से इसकी सीमा का, इसकी मर्यादा का उल्लंघन किया। तो यह जो चीज है मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में चर्चा में आई है, मैंने आपको बता दिया। अब ये अपना नोटिस का जो जवाब है ये सौंपेंगे। मैंने ये द इंडियन एक्सप्रेस से भी ये न्यूज निकाली। इस एक्ट के तहत इन्होंने इसे वायलेशन क्रिएट किया। 28 सितंबर को मेरे प्यारे साथियों इनको रिप्लाई देना है और सुदर्शन टीवी जब अपनी रिप्लाई दे देगी तब अक्टूबर 5 को इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन होंगे, यानी कि फर्दर इसके ऊपर डिबेट होंगी। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हां सिद्धार्थ अभी डाल दूंगा बेटा, मैं भूल गया था, मैं अभी शेयर कर दूंगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? यहां भाई ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है G4 सीक टाइम बाउंड रिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जिन्होंने मुश्किल से जब से हमने YouTube पर पढ़ाना दा हिंदू शुरू किया है, जिन्होंने उस दिन से ही मेरे साथ में दा हिंदू पढ़ना शुरू किया हो, उनको यह न्यूज तीसरी बार सुनाई दे रही होगी।
अब तो उनके जबान पर याद हो गई होगी। अगर ऐसा है तो एक बार थम्स अप बनता है और उसी के साथ शेयर भी बनता है कि बोले हां सर अब तो हमको याद हो गई है। रीजन याद करो, मैंने आपको कहा था कि यूएन में रिफॉर्म्स चल रहे हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात चल रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ की अब तो तारीख भी याद हो गई होगी जिन्होंने डे 1 में मुझसे यह चीज पढ़ी थी। याद कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। अब चूंकि इसके 2020 में 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो 75 ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है। उसी सेलिब्रेशन के तहत 4 देश जिनका नाम है G4 देश, और उन 4 G4 देशों में मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जिनमें भारत है, इसके अलावा मतलब इंडिया है, इंडिया के अलावा जापान है, जर्मनी है और मेरे प्यारे साथियों ब्राजील है। ये 4 देश संयुक्त रूप से इस समय बातें कर रहे हैं और बातों में इस प्रकार का एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि अभी यूएन के रिफॉर्म्स की बातें हो जाएं। तो इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों हेडलाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, G4 सीक टाइम बाउंड रिफॉर्म ऑफ। याद होना चाहिए यूएन की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो सुरक्षा परिषद है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों के अंदर भारत शामिल है, लेकिन 5 स्थायी सदस्यों में भारत शामिल होना चाहता है। 5 स्थायी सदस्य जिनको कि एक बार बना दिया गया तो हटाया नहीं जा सकता, वो कौन कौन है? रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है और चीन है। ये 5 देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के अंदर शामिल हैं। कल भी मैंने आपको एडिटोरियल के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात रखते हुए यह कहा कि हम क्यों दावेदार हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए। पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा दूं। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं, यानी हम टॉप 10 में आते हैं, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हैं। नंबर दूसरी बात, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। नंबर तीसरी बात, उन्होंने कहा था कि यूएन में भेजे गए जितने भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं या यूएन के द्वारा भेजे गई जितनी भी शांति सेनाएं हैं, उसमें भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा बार अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। चौथी बात, उन्होंने यह कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मानना या इंटरनेशनल ऑर्डर्स को मानना भारत की परंपरा रही है। इस आधार पर भारत अपना दावा मजबूत करता है। तीसरी और चौथी मतलब चार बात, और पांचवी बात कि यूएन के अंदर जो लोग वर्तमान में बैठे हैं वो सभी लोग वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था। जो वर्ल्ड वॉर 2 को जीते थे तो वो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया का बराबर प्रतिनिधित्व कर दिया है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होना यूएन के सुधारों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। जनवरी 2021 से भारत जो है वो इसके नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर शामिल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये चैनल जो अभी नया बना है, ये चैनल ढूंढना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों ने इसे कॉपी भी कर लिया है। इसकी प्रेजेंस तभी बढ़ेगी जब आप सभी लोग इसे देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लें, तब आपको इसके चैनल के वीडियोस दिखाई देने लग जाएंगे, आपके सजेशन में आने लग जाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, बहुत से विद्यार्थी चूंकि नई नई आदत डाल रहे हैं तो उन्हें केवल आप ही के माध्यम से यह सूचना पहुंचाई जा सकती है, तो इसे शेयर करना कतई ना भूलें। अपने मित्रों से इसे जितना हो सके साझा करें। ज्यादा से ज्यादा साझा करेंगे तो अपना यह सेशन, जिसे मैं अपने एक इकोनॉमिक कॉस्ट पर आपके सामने लेकर के आया हूं, कृपया करके इस लाभ को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपस्थित हुआ है, इसे सब तक पहुंचाने का कार्य करें। मेरे प्यारे साथियों ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो पॉइंट बना है वो क्या है, यूएस हाउस पैनल होल्ड हियरिंग ऑन राइट्स इन एशिया। हुआ क्या, आइए मैं बात बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या कि अमेरिका जो है उसके अंदर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के और एनआरसी और सिटीजनशिप को लेकर के हाल ही में एक बैठक हुई। तो कहां हुई आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यूएस की जो संसद है उस संसद के 2 भाग, जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं, ऐसे यहां पर इनका जो लोअर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
मजेदार बात देखने की यह है कि अमेरिका अपने आप को न केवल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश मानता है, बल्कि काम भी वैसे ही करता है जैसे कि वो सबका प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल होने का मतलब आप ये देखिए कि इनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि लोकसभा के समान है, अपने जो राज्यसभा होती है वैसे वहां सीनेट है, इनकी राज्यसभा यानी कि इनकी जो सीनेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूं। इसमें एक सब कमेटी जैसे बोले तो, जैसे भारत में भी आपने सुनी होंगी ना बहुत सारी कमेटी, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी कहलाती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोपू कहलाती है, एस्टिमेट कमेटी जैसे स्थायी समितियां 24 होती हैं, ऐसे इनके भी समितियां, उसमें भी एक उप समिति, उस उप समिति को काम क्या दिया हुआ है कि एशिया में क्या काम चल रहे हैं मानव अधिकारों से संबंधित, उनके बारे में बहस की जाए, चर्चा की जाए और डिस्कशन किया जाए। आप जरा सोच के देखिए कि अमेरिका का जो ये रवैया है ये किस प्रकार का है कि यूएन के अंदर मतलब एक नॉन प्रोलिफरेशन हेल्ड, तो इनके यहां पर बैठ करके बातचीत हुई। क्या बात हुई कि एशिया के अंदर ह्यूमन राइट्स, देखिए ऐसा है, दो बातें हैं जो आपको अक्सर याद रखनी चाहिए। जो भी अमेरिका से संबंधित बातें हैं उनको आपको ऐसे मानना चाहिए कि अमेरिकी पॉलिसीज के कुल 5 पॉइंट ऐसे माने जा सकते हैं जहां पर भी अमेरिका इंटरफेयर करना चाहता है या दुनिया के ऑर्डर को सुधारना चाहता है, वहां पर 5 पॉइंट ऐड करता है। क्या क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वो शब्द हैं जो अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया में फैलाए गए हैं। इसके अलावा 2 शब्द और हैं, एक है मानवाधिकार और एक है आप लोगों के सामने डेमोक्रेसी। इन 5 मुद्दों के लिए अमेरिका किसी भी देश को पनिशमेंट दे सकता है। मतलब अगर आपके यहां पर कंपनियां सही से काम नहीं कर रही, सैंक्शन लगा देगा। इसी प्रकार से आपने मतलब विश्व के नियमों को नहीं माना, आप पर सैंक्शन लगा देगा। ह्यूमन राइट का आपने उल्लंघन किया, आप पर सैंक्शन लगा देगा। सैंक्शन ये लगा सकता है, हम क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपके पास में ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है, पैसे की प्राप्ति होती है आपको अमेरिका से, इसलिए सब उसकी बातें सुनते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में सबसे बड़ा स्टेक लेकर के वही बैठा हुआ है, तो सब उसकी बात मानते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं, उनमें से एक कारण जो है वो ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट के मुद्दे पर अमेरिका किसी भी देश के साथ में सवाल जवाब कर सकता है। उन्हीं सब कमेटी में मेरे प्यारे साथियों जो मुद्दे भारत के डिस्कस किए गए, पूरे एशिया का डिस्कशन हुआ कि भाई एशिया में ह्यूमन राइट का क्या काम चल रहा है, मानव अधिकारों का काम कैसा चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है मेरे प्यारे साथियों, जिनके घर खुद के शीशे के हैं वो दूसरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसे? याद करिए, जितने ज्यादा हाल ही में नस्लीय हिंसा के मुद्दे अमेरिका से निकले हैं उतने पूरे वर्ल्ड में कहीं से नहीं आए। जहां पर श्वेत और अश्वेत के मुद्दे बाहर निकले, और ये मैं नहीं कह रहा, इस अगले पैराग्राफ में यूएस के जो मतलब मेंबर्स थे उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उन्होंने कहा कि हम किस आधार पर यह बात कर रहे हैं जब हमारे यहां पर ही इतने मुद्दे आ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, तो इन्होंने भारत के 3 मुद्दों के बारे में चर्चा करी, कश्मीर मसले के ऊपर, सीएए के ऊपर और एनआरसी के ऊपर। बोले इनके आधारों पर भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें देखी गई हैं, जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर इनका कहना था कि भाई जो यहां पर हो रहा है, कहने का अर्थ जो है कि यानी कि चाइना यहां पे कश्मीर में हो रहा है, वहां पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाना एक प्रकार से सही कार्य नहीं है। ऐसे मुद्दों पर यहां पर बैठकें हुई जो कि अमेरिका के अंदर हुई हैं। ये मैंने आपको पूरी तरह से सारी बात, इसकी जो समरी है ये मैंने आपको बता दी। आप ये जो चीज देखते हैं ना, ये लिखा हुआ क्या है, असल में ये कुछ नहीं है। इस पूरे आर्टिकल में जो आप नहीं पढ़ पा रहे उसे पढ़ने की स्थिति में मैं यहां पर लेकर के आ गया हूं, ताकि आप लोग जब इसका नोट्स आपको मिले तो यही अखबार की कटिंग जो है यहां पर आपके सामने लिखी गई है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगली न्यूज क्या बनी है वो है एडिटोरियल की। एडिटोरियल में आज क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक एडिटोरियल में है ए लाइट टच। मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, चूंकि यहां पर ना इस चीज को आप पढ़ नहीं पा रहे, छोटा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको यहां पर अलग से लिख दिया। यही ए लाइट टच क्या है? Problematic content abound in the digital space, but regulation must be serious। मतलब क्या है भाई, इन दिनों जो भी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, चाहे वो सुदर्शन टीवी की बात हो या फिर ऑनलाइन मीडिया के ऊपर जो भी चीजें उपलब्ध हो, उनके अंदर जिस प्रकार का अनलॉफुल, हार्म कॉशियस और कंटेंट ऐसा उपस्थित है जिसने डिजिटल स्पेस को बहुत ही वायलेंट कर दिया है, डिजिटल स्पेस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, उसके बारे में मेरे प्यारे साथियों अपने एडिटर ने चर्चा की है।
एडिटर ने जब चर्चा की तो उसने मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी जो संजय धोत्रे हैं, इनसे रिटर्न रिप्लाई मांगा लोकसभा में। तो सदन में जब रिप्लाई मांगा तो इन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में इन चीजों से निपटने के लिए, एडिटोरियल का ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, सरकार इससे निपटने के लिए एक नया एक्ट लेकर के आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल 2015 के तहत काम कर रही है, और साथ में जो आईटी एक्ट है उसके अंदर भी सुधार करने की बात चल रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार इनके लिए गाइडलाइंस लाने की तैयारी में है कि किस प्रकार से इन चीजों से बचा जा सके। इट इज डिफिकल्ट टू डिसएग्री विद द व्यू दैट इंटरनेट इज ए स्पेस वेयर फाइंडिंग ट्रुथफुल फैक्ट। ध्यान से सुनिए, देखिए कितनी बड़ी बात बोली है। एडिटर का कहना है कि इंटरनेट के हालात इस समय ऐसे हैं कि वहां पर सच्ची घटना पाना कैन बी ऑफन चैलेंजिंग। जैसे अभी क्या हुआ, कल परसों मैं देख रहा था, एक न्यूज थी, अगर आपने भी देखी हो तो बताइएगा, कि भाई साहब क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ज्यादा फेक न्यूज प्रमोट की जा रही थी कि मोदी जी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं उद्योगपतियों के बीच में, जबकि जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो वो 3-4 साल पुरानी थी। मल्टीपल टाइम वो रिट्वीट हो रखी थी, बहुत सारे लोगों ने उसे शेयर किया हुआ था, सारी चीजें निकल के आ रही थी, है ना। तो इसमें एडिटर का कहना है कि ट्रुथफुल चीज ढूंढ करके लाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा भारत में बहुत बार हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान तक चली गई है। क्योंकि अगर इनके बारे में काम नहीं किया गया, भाई इससे क्या होता है, पोलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हेट स्पीचेस, डिसइंफॉर्म जो है वो कंटेंट यहां पर बहुत सारा डाला गया है। तो ऐसी स्थिति में, देश के अंदर ऐसी स्थिति में एक कोई ना कोई नियम लेके आने की आवश्यकता है, जो कि इन चीजों से लोगों को बचा सके, लोगों की जान बचा सके। तो यहां पर इफ इट इज पॉसिबल टू एवर रेगुलेट द इंटरनेट विदाउट थ्रॉटलिंग इट लाइक चाइना हैज डन, द फियर दैट ब्रिंग मोर रूल इन यूफेजिज्म ऑफ सेंसरशिप। अब ध्यान से देखिए, असल में एडिटर ने एक चीज यहां पर और बताई है, और वो क्या है, एक चीज और देख लीजिएगा। यहां पर यह लिखा हुआ, प्लेटफॉर्म हैव सर्वाइव्ड लीगल स्क्रूटनी, सेक्शन 679 इन आईटी एक्ट 2000, इसके अंतर्गत लीगल स्क्रूटनी। एडिटर को एक डर सता रहा है, और वो क्या डर है मैं वो बता रहा हूं। एडिटर को डर यह सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक प्रकार से लोग सरकार से डिमांड कर लें, और डिमांड क्या कर लें कि साहब कैसे भी करके हमको बचाया जाए, लोगों के सामने ऐसा कंटेंट आने से रोका जाए जो कि बायस्ड हो, कोई भी कंटेंट ऐसा आने से बचाया जाए जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही हो। तो एडिटर को डर क्या है मैं आपको वो बताऊं, एक सेकंड रुकिए। एडिटर को डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को इतने सख्त नियम आ जाएं कि कुछ भी कहना और सुनना मुश्किल कार्य हो जाए। यह बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि चाइना ने इसी चीज को आधार मानते हुए, किस चीज को आधार मानते हुए कि भाई मतलब कंटेंट जो है वो सही नहीं है, लोगों के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, ऐसा कहते हुए चाइना ने यूट्यूब बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया, इंस्टा बैन कर दिया, व्हाट्सएप बैन कर दिया। तो अब वहां पर कुछ भी नहीं चलता। तो एक प्रकार से तो बैन होना, यहां पर देखिए इन्होंने बकायदा अपनी चाइना चिंता व्यक्त कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना जैसे सिचुएशंस बन करके आ जाएं, तो ऐसा ना हो जाए। हां भाई, एक चीज और मैं बता दूं, आप लोग जो बहुत देर से कंटेंट मांग रहे थे मेरे प्यारे साथियों, मैंने शेयर कर दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो पीडीएफ मांग रहे थे मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत देर से मांग रहे थे, मैंने शेयर कर दिया है, डन। अच्छा आगे सुनिए, बोले कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा कि पता चले कि सरकार अभी इन चीजों को इसलिए ज्यादा पनपने दे रही हो कि एक बार माहौल बन लेने दो अच्छे से, फिर लोग ही डिमांड करेंगे कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में भाई अगर ऐसा हुआ तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है। यह एक महत्वपूर्ण मतलब जानकारी है जिससे कि हम लोगों को मतलब अवेयर रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना, यह है एडिटर का मेरे प्यारे साथियों व्यू, और इस व्यू के आधार पर हमने आपको सवाल दिया, और उस सवाल के साथ में मेंस का सवाल था, आंसर राइटिंग में जो आपको
पॉइंट मेंशन करने चाहिए वो सारे पॉइंट आपको इंग्लिश में भी दिए गए और वही सारे पॉइंट आपको हिंदी में भी पूरी तरह से ट्रांसलेट करके आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। डन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। आरपी सिंह पूछ रहे हैं कि ये क्लास अभी फ्री है, बाद में तो पेड नहीं हो जाएगी ना? भाई साहब ये क्लास मैं लगभग पेड से निकाल करके फ्री में लेके आया हूं। आरपी सिंह जी आपको खुश होना चाहिए, चिंता मत करिए, आपके लिए ये बाद में भी फ्री रहने वाली है। मैंने इसको फ्री में ही अनअकैडमी पर चला रखा था, जिसका मुझे लाभ होता था। अब मैं आपके सामने इसे यहां लेके आ गया हूं, लोड मत लीजिए। अनलॉकिंग कैंपसेस, अब इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। पॉइंट क्या है, आज के दिनों में आपने नोटिस किया होगा यूजीसी ने हाल ही में एक गाइडलाइन दी है कि 1 नवंबर से नया सेमेस्टर शुरू किया जा सकता है, कॉलेजेस में बच्चों को भेजा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से स्कूल्स में 21 सितंबर के बाद से कुछ राज्य सरकारों ने स्कूल में बच्चे भिजवाना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों कोविड-19 के बाद में जो अनलॉक का काम शुरू हुआ, सितंबर 21 के बाद में स्कूल में बच्चों का भिजवाना शुरू कर दिया और यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रिवाइज कार्यक्रम मेंशन किया है जिसमें कहा है नवंबर 1 से अगर स्कूल मतलब कॉलेजेस चाहें तो अपने यहां पर बच्चों को आने की इजाजत दे सकते हैं। तो एडिटर का कहना है कि यह बात किस आधार पर कही जा रही है, मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह एक सवाल भी बनता है कि कितना कोविड-19 के समय पर बच्चों को स्कूल में जाने देना, स्पेशली क्लास 9th से लेकर के 12th तक के स्कूल्स में बच्चों को बुलाना कई राज्य सरकारों ने प्रारंभ कर दिया है। यूजीसी ने 1 नवंबर से आने की गाइडलाइन दे दी है। ऐसा आपको क्या मिल गया? आपके केस नहीं रुक रहे, कोविड की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसने अपना वो कर्व जहां पर मैक्सिमम टच करके वापस लौटता है, अभी वो वहां से लौटा नहीं है। तो आप किस आधार पर इसको अलाउ करने की बात बता रहे हैं? क्या है ऐसा जिसकी बोले नहीं स्टूडेंट्स की पढ़ाई जरूरी है? तो पढ़ाई जरूरी है तो आपके संसाधनों के बारे में कुछ विचार किया? अगर हम सर्वे की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, तो रिपोर्ट्स में यह निकल के आया कि अमेरिका के अंदर ऐसा काम किया गया था जहां पर बच्चों को स्कूल भेजा गया और वहां पर एक ही दिन में 3000 मरीजों की संख्या बढ़ गई। यह प्रयोग अमेरिका में भी किया गया कि स्कूलों में बच्चों को भेजा गया, एक ही दिन में 3000 मरीजों की संख्या उस क्षेत्र में जहां पर पायलट रन पे यह प्रोजेक्ट किया जा रहा था वहां बढ़ गई। तो आप बताइए कि क्या यह सही है, तरीका सही है कि इसको किया जाए? तो ये एडिटर ने अपनी राय में सवाल रखे हैं और साथ में इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि अगर ऐसा है। और दूसरा क्या है, कुछ रिसर्चर्स ने यह भी प्रूव किया है कि जो फिगर पहले 21,000 था कॉलेज केसेस का, वो बढ़कर के 88,000 हो गया। यानी कि पहले ऐसा था कि 21,000 बच्चे कोरोना पीड़ित थे, लेकिन स्कूल और कॉलेज खुले तो वो संख्या बढ़कर के जस्ट 4 टाइम्स हो गई, 88,000 बच्चे पहुंच गए जो बीमार हो गए। तो इन रिसर्चेस के आधार पर यह काम नहीं किया जाना चाहिए। यह तो हुआ एक तर्क। वहीं दूसरा तर्क इन्होंने दिया है वो काफी सही है। दूसरा तर्क इन्होंने कहा है कि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे दिया। वो कौन कौन से हैं? जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे, जहां पर स्कूल में बच्चे और कॉलेजेस में स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और बहुत अच्छे से जा पा रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया? उनका मॉडल अगर अपनाने की हमारे पास में क्षमता हो तो हम मॉडल अपना सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों के लिए जो कोरोना का टेस्ट है वो फ्री कर दिया, फ्री RT-PCR टेस्ट कर दिया। यानी कि कोई बच्चा बीमार पड़ा तो तुरंत उसकी टेस्टिंग हो गई, जांच लिया गया। दूसरा क्या किया गया? उनके साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। यानी एक बार बच्चा अगर पॉजिटिव पा गया तो उसके जितने भी निकट मिलने वाले हैं उनकी प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तब तो इस बारे में विचार करिए, अगर नहीं कर सकते तो फिर इसे रहने दीजिए। आप दूसरी बात, मतलब इस तरह की गाइडलाइंस सरकार को देनी चाहिए। और साथ में इन्होंने यह कहा है कि इन नॉर्म्स को आपको थोड़ा लूज करना पड़ेगा ताकि बच्चे आसानी से स्कूल जा सके। इन प्रॉपर तरीके की चीजों को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। हालांकि यह सत्य है मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस समय कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे जो कि वर्तमान में अपने कॉलेज के डेज को मिस कर रहे होंगे। और एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि विज्ञान ने अभी तक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं की है जिससे कि आप कोरोना से बच सकें। यानी कि आपके पास में अगर सोशल डिस्टेंसिंग
और सैनिटाइजेशन के अलावा कोई तीसरा विकल्प हो, ऐसा विज्ञान ने अभी इजाद नहीं किया है। जब तक नहीं किया है तो इस प्राकृतिक आपदा से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना इस संक्रामक बीमारी से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा, और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र समृद्ध रहेगा। तो इसी नोट के साथ मेरे प्यारे साथियों, आपके इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, जिसमें कि आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो पॉइंट हैं वो सारे डाल दिए गए, साथ में इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी डाल दिया गया। अगर इजाजत हो तो एक अपन टेस्ट क्विज कर लें। क्विज के अंदर क्या क्या जानकारी होगी ये मैं आपको बता देता हूं। ये सेशन तो आपको आने वाले टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम मिलता रहेगा। एक क्विज के लिए आप तैयार हो जाइए मेरे प्यारे साथियों। क्विज ज्वाइन करने के लिए क्या करें आप मेरे प्यारे साथियों, हाँ, और 1:30 पर आपकी क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट पार्ट्स और शेड्यूल वाला जो हिस्सा है ना वो याद कराऊंगा। तो क्लास में जरूर पहुंच जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अनअकैडमी के यूपीएससी चैनल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, चूज योर गोल में यूपीएससी गोल सेलेक्ट करना होगा। 1:30 पर आपकी क्लास होगी, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑन द स्पॉट क्लास में चीजें याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से करिए, आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल, वहां पर चूज योर गोल में पहुंच जाइए, और चूज योर गोल में पहुंच करके आप वहां से उठा लीजिए। क्या उठाना है? वहां से उठाना है आप लोगों को यूपीएससी एग्जाम में पहुंच करके मैं आपके सामने टाइमिंग बढ़ा दे रहा हूं। क्विज के अंदर सवाल है 5 और आपके सामने टाइमिंग बढ़ा करके दी जा रही है। बच्चों का कहना था कि थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे करके सवाल 5 दे रहा हूं, जिसका कोड मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो लीजिए, आपको इस क्विज का कोड लेना है। कोड है 472651। ध्यान से देख लीजिएगा, 472651। क्या करना होगा? आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। गोल चेंज करके आपको यहां पर यूपीएससी सीएसई गोल सेलेक्ट करना होगा, और मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो टेस्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाकर के ज्वाइन क्विज में पहुंच जाइए। ये लाइव क्विज है, ये आप लोगों की 1 बजे प्रारंभ कर दी जाएगी, 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी। इस क्विज का कोड है 472651। याद रखिएगा, आपको इस क्विज के अंदर जैसे ही ये कोड डालेंगे, आपको ये क्विज अटेम्प्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। क्वेश्चन का टाइमिंग मैंने 1 मिनट का रख दिया है, ठीक है बेटा? हाँ जी, और 1:30 बजे वाला लिंक भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप लोग शिद्दत से द हिंदू और करंट अफेयर का जो अपना सेशन चलता है मॉर्निंग में 6:30 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर, और यहां पर चल रहा है द हिंदू, इनके साथ साथ अगर किसी ने मेरा स्टैटिक जीके वाला ये वाला बैच कर लिया तो प्रीलिम्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। फाउंडेशन 0 से बैच की तैयारी करवा रहा हूं, 0 से शिखर तक का सफर करवा रहा हूं। आपको कुछ नहीं आता, ब्लैंक स्पेस है, तो भी आप इस बैच में आकर के एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा बैच है ये बैच है मेरे प्यारे साथियों यूपीएससी अनअकैडमी पर, अनअकैडमी यूपीएससी, ठीक है ना। इस बैच में रेफरल कोड अंकित 10 लगा के कोर्स लेना होगा। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, आप इस कोड को लगाते समय अंकित और 10 में कोई स्पेस नहीं देना है। आपको मेरी क्लास के अलावा क्या मिलेगा? मैं तो फाउंडेशन कोर्स पढ़ा ही रहा हूं, यानी 0 से जो आपका फाउंडेशन है वो तो मजबूत कर ही रहा हूं। मेंस के लिए जो ऑप्शनल पेपर है, आप चाहे जो भी लेना चाहते हो, लगभग 15 ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारे पास में, जिनको आपको इसी के साथ में कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। साथ में मेंस की आंसर राइटिंग में ऐसे राइटिंग, एथिक्स राइटिंग, वो सारी चीजें एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएंगी। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आप जब ज्वाइन करने निकलेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस वाला जो ऑप्शन है वो 44,000 का है, जो कि आपको पड़ता है 39,000 का, अगर आप अंकित 10 लगा लेते हैं। इसमें भी ईएमआई ऑप्शन उपलब्ध है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के ईएमआई ऑप्शन उपलब्ध हैं। आपको ईएमआई ऑप्शन कहां मिलेंगे? क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं। अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, जो तैयारी में आपके साथ रहता है, गाइड करता है आपको कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, सब जानकारी देता है। वो जो फीस है वो 64,000 है, जो आपको 59,000 की पड़ती है। तो ये आप देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इस पर भी ईएमआई ऑप्शन उपलब्ध है। बात करूं फाउंडेशन बैच की, तो फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए ऑलरेडी एसएससी में चल रहा है। यह दावा है, यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इंडियन लेवा का जीके पढ़ के आते हैं, जीके का मतलब प्रश्न पूछा जाए, एनडीए सीडीएस में अगर पूछा जाए, एसएससी रेलवे में अगर पूछा जाए,
आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। 6 महीने खत्म हो चुके हैं, लगभग 3-4 महीने और चलने वाला है। जो क्लासेस निकली हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, इसलिए कह रहा हूं सब्सक्रिप्शन लें तो 1 साल का मिनिमम लीजिएगा एसएससी के अंदर, क्योंकि कम से कम आपको इतना पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। इतना डिटेल कोर्स है ये, एकदम फाउंडेशन से है, शून्य से। जिसने एकदम जीके नहीं पढ़ी वो भी इसको पढ़ के समझ सकता है। याद रखें, यहां पर भी अंकित 10 लगाओगे तो कम से कम अंकित 10 लगाने पर 10% का डिस्काउंट और स्पेशल क्लास देखने से एडिशनल 10% का डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। 472651 ये कोड है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्विज हिंदी में भाई बात ऐसी है कि अभी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो क्विज हिंदी में भी जल्दी ही आ जाएगी। अभी क्विज के क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग तब तक जो है उसके आधार पर क्वेश्चन को करें। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं करें ताकि अधिकतम बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू सो मच।